नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कंप्यूटर के जो भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वीडियो की परीक्षाओं में, उनको हम आज के एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्न आपके कंप्यूटर के हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर की परीक्षा में। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देख लेते हैं यहाँ पे। तो कैलिस्टो, एमपी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या हैं? तो आप यहाँ देखिएगा, कैलिस्टो एमपी हो गया, एरियल हो गया और सेंचुरी हो गया। ये जो हैं आपके फ़ॉन्ट के प्रकार हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी क्या हैं? तो ये सभी आपके फ़ॉन्ट के प्रकार हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करता है? इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करने में इसमें से कौन सहायता करता है? तो आप याद रखिएगा, ISP, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ISP का मतलब क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो यह जो है इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? आप टॉपिक पे देख लीजिए किस किस टॉपिक से आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। जो आपका MS ऑफिस का पार्ट है, जैसे MS ऑफिस में कौन कौन आते हैं? एक्सेल आ जाएगा, आपका पावर पॉइंट आ जाएगा, MS वर्ड आ जाएगा। तो इन सभी से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप चिंता मत कीजिएगा, कंप्यूटर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं, उनके जो भी सिलेक्टेड प्रश्न बन सकते हैं, उनको मैं आपको जल्दी कवर करवा दूंगा। फिलहाल आप ये सभी जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न उनको आराम से देख लीजिए। तो MS एक्सेल में जो इंसर्ट टैब होती है, इस इंसर्ट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आता है? तो इलस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, लिंक देखने को मिलेगा, सिंबल देखने को मिलेगा, लेकिन जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ का जो सेक्शन है आपके इंसर्ट टैब में नहीं आता है MS एक्सेल में। तो आप इसे याद देखिएगा। इसके अलावा अन्य कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, MS एक्सेल का जो इंसर्ट टैब होता है, यहाँ पे MS एक्सेल की हम बात कर रहे हैं। तो MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में आपको टेबल्स देखने को मिल जाएंगे, इलस्ट्रेशंस देखने को मिल जाएंगे, एड इंस देखने को मिल जाएंगे, चार्ट्स देखने को मिल जाएंगे, पावर मैप, स्पार्क लाइंस, फिल्टर्स, लिंक्स, टेक्स्ट, सिंबल, ये सभी जो चीज़ें आपके MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में देखने को मिल जाएंगी। तो यह प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर वीडियो की परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द कौन सा है? अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए जो शब्द का प्रयोग हम उस क्या करते हैं? तो कैश डाटा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या? तो कैश डाटा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर में पिंग कमांड का क्या उपयोग होता है? कंप्यूटर का जो पिंग कमांड होता है, इसका उपयोग आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए जो है पिंग कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग जो है व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? सिंपल सा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जैसे आपका OMR शीट होती है, उसको जो है रिकॉग्नाइज OMR शीट को रीड करने का जो कार्य है किसके द्वारा किया जाता है? तो OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, जिसको हम ऑप्टिकल मार्क पहचान कहते हैं, इसी के द्वारा जो है इस प्रकार के जो भी परीक्षण होते हैं, योग्यता परीक्षण, उनको किया जाता है OCR की मदद से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद देखिएगा, OCR जिसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इसके अलावा आप देख लीजिए यहाँ पे हमारे कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक्स, ट्रैक बॉल, लाइट पेन और टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, डिजिटाइजर, टैबलेट, बारकोड रीडर हो गया, OMR हो गया, इसके अलावा OCR हो गया, IMCR हो गया और ATM हो गया। ये सभी आपके क्या हैं? तो ये सभी आपके इनपुट डिवाइस हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा हमारे इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारे इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस क्या हो जाएंगे? तो मॉनिटर हो जाएगा। पहला हमारा इम्पॉर्टेंट जो आउटपुट डिवाइस है वह कौन सा है?
तो मॉनिटर हो जाएगा, इसके अलावा स्पीकर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, प्लॉटर हो जाएगा। ये सभी हमारे क्या हैं, तो इम्पॉर्टेंट हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को सपोर्ट नहीं करते हैं। वे कागज़ पर प्रतीकों को छापने के लिए जो है रासायनिक, गर्मी या विद्युत संकेतों का प्रयोग करते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर यानी कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। मैं आपको बता दूं कि प्रिंटर जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बाकी आपको जो तीनों हैं इंकजेट प्रिंटर हो गया, थर्मल प्रिंटर हो गया और आपका लेजर प्रिंटर हो गया, ये तीनों जो हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यानी कि गैर प्रभाव प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं। बाकी आपका जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है यह आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ पे यही चीज़ पूछी गई है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि प्रिंटर हमारे दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एक आपका होता है, एक आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। तो जिनमें से थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर आपके नॉन इम्पैक्ट हो जाएंगे। और इसके बाद इम्पैक्ट प्रिंटर आपका कौन सा हो जाएगा, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये सभी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन के माध्यम से चित्र और टेक्स्ट को भेजता या प्राप्त करता है। तो इस उपकरण का क्या नाम है, तो इस उपकरण को हम बोलते हैं फैक्स मशीन। फैक्स मशीन का कार्य क्या होता है, फैक्स मशीन जो होती है यह किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन के माध्यम से चित्र और टेक्स्ट को भेजने या प्राप्त करने का कार्य करता है। तो फैक्स मशीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ई कॉमर्स कंपनी नहीं है। इनमें से आपको ई कॉमर्स कंपनी कौन सी नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। तो अमेजन आपकी ई कॉमर्स कंपनी है, ईबे आपकी है, फ्लिपकार्ट है, लेकिन AE.com आपका ई कॉमर्स कंपनी नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो आप याद रखिएगा, इसमें से कौन सा आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो आपकी रैम होती है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, यह किसके अंतर्गत आती है, तो यह आपकी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे रैम की बात कर रहे हैं। तथा रैम जो हमारी होती है यह एक हमारी अस्थायी मेमोरी होती है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, यह हमारी किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो अस्थायी मेमोरी होती है। इसको जो है हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी के मतलब वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। रैम को जो है हम वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और यह हमारी एक अस्थायी मेमोरी होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा, इसमें से विजुअल बेसिक आपका एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अटैक सरफेस, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डाटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डाटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तरीकों और तकनीकों का उपयोग क्या कहलाता है। तो आप याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको जो है हम क्रिप्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा, इसमें से ऑप्शन ए गूगल हमारा वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी हमारे जो तीनों हैं, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया और नेटस्केप नेविगेटर हो गया, ये सभी हमारे तीनों जो हैं वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल है। लेकिन आपका जो गूगल है यह वेब ब्राउज़र नहीं है, बल्कि क्या है,
यह आपका एक सर्च इंजन है। तो कौन कौन से वेब ब्राउज़र होते हैं, कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं, ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो गूगल हमारा क्या है, गूगल हमारा सर्च इंजन है। इसके अलावा आपके कौन कौन से वेब ब्राउज़र होते हैं, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे लिखी गई हैं। तो इंटरनेट आपका एक्सप्लोरर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, यहाँ पे गूगल अलग है और गूगल क्रोम अलग है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। गूगल हमारा एक सर्च इंजन है और गूगल क्रोम हमारा एक क्या है, तो गूगल क्रोम हमारा एक वेब ब्राउज़र है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, यूसी ब्राउज़र हो गया, ये सभी आपके वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं। आगे हम बात करेंगे कि हमारे सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं। फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए कि हमारे वेब ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो मैंने आपको अभी बताया, जो रैम हमारा होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हमारी होती है, यह हमारी अस्थायी मेमोरी होती है और इसको हम वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसको हम अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं और यह हमारी एक वोलाटाइल मेमोरी भी होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हमारी वोलाटाइल मेमोरी होती है वह कौन सी होती है। आपके पास 3 से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है यह हमारी टेम्पररी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। इसके अलावा यह हमारी वोलाटाइल मेमोरी भी होती है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दिया गया है सामने, 1 गीगाबाइट यानी कि 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका जो 1 जीबी होता है इसमें आपको मिलेंगे 1024 एमबी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1024 एमबी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1924 में जे.डब्ल्यू. माचली और जे. प्रेस्पर इकार्ट द्वारा बिना किसी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था। तो आप याद रखिएगा, इस पहले कंप्यूटर को नाम दिया गया था एनिएक, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको किसके द्वारा बनाया गया था, तो जे.डब्ल्यू. माचली और जे. प्रेस्पर इकार्ट के द्वारा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। तो विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन आपका एमएस ऑफिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एमएस ऑफिस यह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है। बाकी विंडोज हमारा हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अलावा हमारा कौन सा हो जाएगा, इसके अलावा यूनिक्स और लाइनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा एंड्रॉयड भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किस प्रकार निश्चित होती है। तो आईपी एड्रेस के माध्यम से। आप याद रखिएगा, जो हमारा आईपी एड्रेस होता है उसी के माध्यम से जो है इंटरनेट पर कंप्यूटर की जो पहचान होती है वह निश्चित होती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि सबसे अधिक जो स्टोरेज की कैपेसिटी है किसकी होती है। तो मैं आपको चारों का क्रम बता दे रहा हूँ। सबसे छोटा आपका इसमें से हो जाएगा केबी हो जाएगा, केबी जो है सबसे छोटा हो जाएगा। केबी के बाद नंबर आपका क्या हो जाएगा, केबी के बाद आपका एमबी आता है, एमबी के बाद आपका जीबी आ जाएगा, जीबी के बाद आपका क्या आ जाएगा, टीबी आ जाएगा। तो सबसे अधिक जो स्टोरेज क्षमता है आपकी किसकी हो जाएगी, गीगाबाइट की हो जाएगी। फिर इसके बाद आएगा मतलब गीगाबाइट, टीबी में जो है टीबी यानी यहाँ पे टेराबाइट होगा ना। तो टेराबाइट में जो है आपकी सबसे अधिक होती है, टेराबाइट आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर आपका जीबी आएगा दूसरे नंबर पे आएगा, फिर जीबी के बाद एमबी आपका तीसरे नंबर पे आएगा और चौथे नंबर पर सबसे लास्ट में आपका आएगा आपका केबी यानी कि किलोबाइट। यानी कि सबसे कम जो स्टोरेज क्षमता है आपकी केबी की हो जाएगी और सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज क्षमता है इसमें आपकी टेराबाइट की हो जाएगी, टीबी की हो जाएगी। तो इसमें प्रश्न में पूछा क्या गया है कि सबसे अधिक जो संग्रह क्षमता है किसकी होगी, तो टीबी यानी कि टेराबाइट की हो जाएगी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर प्रणाली के संदर्भ में डाटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को हम क्या कहते हैं। तो डाटा हस्तांतरण की जो आवृत्ति सीमा होती है उसको हम बैंड विड्थ कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बैंड विड्थ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
किसी कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम परमानेंट मेमोरी की बात करेंगे। इससे पहले हमने बात की थी टेम्परेरी मेमोरी की। तो हमारी जो रैम होती है हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है। वहीं हमारी जो रैम होती है हमारी परमानेंट मेमोरी होती है, यानी कि यह हमारी स्थिर यानी कि हमारी अस्थायी मेमोरी होती है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है, तो रोम आपका राइट आंसर हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी, इसको हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो इसके बारे में आप याद रखिए कि यहाँ पे हम रोम की बात कर रहे हैं, रीड ओनली मेमोरी की बात कर रहे हैं। यह हमारी स्थिर मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है और इसको हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। वहीं हम रैम को किस नाम से जानते थे, तो रैम हमारी वोलाटाइल मेमोरी होती थी, वहीं रोम हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या कंप्यूटर प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो इसमें से ईपीएफ का संबंध आपका कंप्यूटर प्रणाली से नहीं है। ईपीएफ का मतलब क्या होता है, यह प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड आपका हो जाएगा। जो आपका प्रोविडेंट फंड होता है उसी से रिलेटेड आपका है ईपीएफ। तो यह आपका कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। बाकी यूआरएल का संबंध आपका कंप्यूटर से है, एफटीएफ का संबंध है, पीपीपी का संबंध है कंप्यूटर से। तो पीपीपी का पूरा नाम क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हो जाएगा। एफटीपी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो जाएगा। वहीं यूआरएल का पूरा नाम क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इन तीनों का संबंध आपका कंप्यूटर से, लेकिन ईपीएफ का संबंध आपका कंप्यूटर से नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी कंप्यूटर में कौन सी कंप्यूटर कुंजी दबाने पर संपूर्ण आलेख का चयन किया जाता है। यानी कि संपूर्ण अगर टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, तो Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है संपूर्ण टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए, चयन करने के लिए। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है। तो CD रोम क्या होता है, CD रोम आपका एक ऑप्टिकल डिस्क होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है .xls। डॉट भी आपको साथ में याद करना है, .xls जो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो है क्या होता है, तो एक्सटेंशन नेम होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे अगेन कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। तो लाइनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन आपका MS वर्ड जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, MS वर्ड हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर के में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ पे अगेन आपके इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से प्रश्न बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सी नहीं है। तो आपका माउस इनपुट डिवाइस है, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, लेकिन आपका प्रिंटर क्या है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रिंटर हमारा क्या है, तो प्रिंटर हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, बल्कि यह किसका एग्जाम्पल है, तो यह आपका आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो प्रिंटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह लास्ट प्रश्न था जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपके वीडियो की परीक्षाओं में पूछा गया था। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी आगामी परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।